अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारी जो रिकमेंडेड बुक है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, उसके चैप्टर नंबर 9 का फिफ्थ टॉपिक, चैप्टर नंबर 19 का फिफ्थ टॉपिक मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आइडियल गैस है। बेटा हम लोग इसका सेक्शन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि टेम्परेचर होता क्या है, फिर जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, फिर थर्मामीटर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। उसके बाद हमने कौन कौन से टेम्परेचर स्केल्स बनाए हैं, सेल्सियस स्केल, उसके अलावा हम लोगों ने एक फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल को डिस्कवर किया है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों ने सॉलिड्स एंड लिक्विड के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आइडियल गैस। हमने थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स और लिक्विड्स में तो डिस्कस कर लिया, अब हम देखने वाले हैं कि आखिर गैसेस में इसका क्या रोल है या किस तरह का इसमें फेनोमेनन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये देखें कि हमने ये वाली इक्वेशन डिस्क्राइब की थी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए कि हमारे पास जो उनमें थर्मल एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम के लिहाज से, या इसके अलावा हमने लेंथ के हिसाब से और एरिया के हिसाब से भी देखा था। लेकिन क्योंकि हम गैसेस के लिए इसको डिनोट नहीं कर सकते, यहाँ पे एक इनिशियल वॉल्यूम की एक टर्म यूज की गई है सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। लेकिन क्योंकि गैसेस का कोई भी फाइनाइट वॉल्यूम नहीं होता, तो इसलिए हम लोग इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम की बातें डिस्कस नहीं कर सकते इस हमारे पास गैसेस के केस में। तो हम कहते हैं कि हम लोगों को इसके लिए कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्रोच करनी पड़ेगी। हम क्या कहते हैं कि गैसेस के लिए ये कम्प्लीटली डिफरेंट फोनोमेनन है, उनमें कोई भी इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं होती, या होती भी हैं तो बहुत ही वीक होती हैं, जिनको हम लोग ऑलमोस्ट क्या कहते हैं इग्नोर कर देते हैं ताकि हमारी गुड एजम्पशन हो जाए। हम कहते हैं उनके दरमियान कोई भी इक्विलिब्रियम सेपरेशन नहीं होता, तो हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड वॉल्यूम उनका कंसीडर नहीं कर सकते। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? कंटेनर के साइज पे डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते, हम सिंपल वॉल्यूम वी से डिफाइन करते हैं और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए हम लोग कहते हैं किसी भी गैस के लिए जो हम ना तीन बेसिक टर्म्स यूज करते हैं वो कौन सी हैं? वॉल्यूम वी, प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी। इन तीनों टर्म्स को यूज करते हुए इसके अलावा एक हम लोग एक और चीज कहते हैं कि गैस सैंपल ऑफ गैस जिसका मैस m है। हम इन चारों टर्म्स को यूज करते हुए जो भी इक्वेशन ड्राइव करते हैं गैसेस के लिए, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब है हालत, के किसी एक हालत में मौजूद है गैस, तो उस कंडीशन पे उसका कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है। किसी एक चीज को चेंज करने से उसके प्रेशर वॉल्यूम पे क्या चेंज आया, कोई चीज बढ़ी कोई चीज कम हुई, क्या फेनोमेनन हुआ, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर हम गैस को लो प्रेशर पे मेंटेन करें, यानी उसकी डेंसिटी लो हो, लो प्रेशर पे मतलब है कि गैस के पास बहुत ज्यादा एरिया मौजूद है या वॉल्यूम मौजूद है जिसमें वो एक्सपैंड या फ्रीली मूव कर सकती है, तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी लो है। इस कंडीशन में हमारे पास जो है कुछ ना कुछ हद तक क्वाइट सिंपल मेथड हो सकता है और उसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स उसके डिटरमाइन किए जा सकते हैं। तो ऐसी लो डेंसिटी वाली गैस को हम आम तौर पे क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। हम लोग फिजिक्स के अंदर या डिफरेंट फेनोमेनन्स के अंदर जब हमें गैस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना होता है, तो हम आइडियल गैस मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो रियल गैसेस हैं उसके बिहेवियर को क्या कर रही हैं? डिस्क्राइब कर रही हैं एट लो प्रेशर पे जस्ट। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यही है कि हम लोग जो गैस है उसको एक बेसिक टर्म है नंबर ऑफ मोल्स, उसमें डिस्क्राइब करें। नंबर ऑफ मोल्स एंड हम नंबर ऑफ मोल्स की ये बेसिक डेफिनेशन दी हुई है कि नंबर ऑफ मोल आखिर हमारे पास होता क्या है। यहाँ तक नंबर ऑफ मोल्स क्या है? किसी भी गैस का या किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट जो जिसके किसी भी गैस की
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स हों। एवोगैड्रो नंबर एक क्वांटिटी है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। कहते हैं किसी भी गैस की वो अमाउंट जिसमें एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हों एक मोल कहलाएगी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? एवोगैड्रो नंबर बेसिकली रेशियो है मैस ओवर मोलर मैस। अब मोलर मैस डिफरेंट क्वांटिटीज का, डिफरेंट एलिमेंट्स का केमिस्ट्री में बेसिकली मोलर मैस को फाइंड आउट किया गया है। उसके पीछे स्ट्रेटेजी है, जो भी उसकी एग्जाम्पशन, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कस नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट सब्सटेंसेस के मोलर मैस मौजूद हैं। हमने वहां से मोलर मैस की कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है कि मैस ऑफ वन हीलियम एटम, एक हीलियम एटम का मैस है 4U, 4 एटॉमिक मैस यूनिट। तो इसका मोलर मैस कितना होगा? 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास मोलर मैस की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब देखें हमने कंसीडर किया अब केस। इस वाली सारी चीजों को डिस्क्राइब करने का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए कि एन है क्या, जो हमने नेक्स्ट ऑन यूज करना है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक सिचुएशन ले ली, ये वाली सिचुएशन कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक आइडियल गैस है जिसको हमने कन्फाइंड कर दिया, बंद कर दिया किसी भी सिलेंडर के अंदर, सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर, जिसका वॉल्यूम क्या है, वेरी हो सकता है। ये देखिए मूवेबल पिस्टन है, ये ऊपर नीचे हो सकती है और गैस जितना चाहे इस पिस्टन को ऊपर या नीचे कर सकती है, मतलब एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। अब हम क्या कहते हैं कि हम कंसीडर करते हैं सिलेंडर लीक भी नहीं है, तो इसका मतलब जितना मैस हमने इसके अंदर डाला था वो सारा का सारा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इन सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं हमारे जो बेसिक लॉज हैं, जो हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किए हुए हैं केमिस्ट्री में ज्यादातर। हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है, हमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से एक टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, तो प्रेशर जो क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ठीक है, ये एक टर्म बन गई, ये एक डेफिनेशन बन गई, या एक लॉ हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ से डिनोट करते हैं। सेकंड चीज, अब हम क्या कहते हैं, अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, चॉर्लस लॉ कहते हैं। ठीक है, और थर्ड वन क्या है, अगर तो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, अब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। इसका जो लॉ है उसका नाम है गे लुईस लॉ। ठीक है, ज्यादातर आमतौर पे ये वाला लॉ हम लोग डिस्कस नहीं करते, इसके फिजिकल इंपॉर्टेंस या फिजिकल यूजेस इतने नहीं है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, गे लुईस लॉ। ये 3 लॉज हो गए। इन 3 लॉज को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाई है आइडियल गैस के लिए, जिसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, जिस विच इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इससे आप फेमिलियर होंगे, इसके आप लोग वैल्यूज बखूबी जानते हैं कि P यहाँ पे प्रेशर को डिनोट कर रहा है, V वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, T हमारे पास टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, और डिस्कस करने की वजह भी यही थी कि हमने इसे डिनोट करना है, हमने इसे यूज करना है। अब बच गया R। R यहाँ पे कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम लोग, वो कहते हैं अगर हम लोग प्रेशर को पास्कल में डिनोट करें, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में डिनोट करें, टेम्परेचर को हम केल्विन में डिनोट करें, तो हमारे पास आर की वैल्यू, ये एन तो नंबर ऑफ मोल्स ही है और ये ग्राम पर मोल ही होगा, तो और हम लोग क्या होगा, आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी वैल्यू जो स्टैंडर्ड कंडीशन में है वो क्या आती है, आर इज इक्वल टू 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इस पीछे वाले लॉ को आइडियल गैस लॉ भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अगर हम लोग जो है ये इसमें प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वॉल्यूम को लीटर में डिनोट करें तो आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, विच इज 0.00820 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर
पर मोल पर केल्विन, ये के इधर डिवीजन में है इसलिए मैं पर केल्विन पढ़ रही हूँ, पर मोल पर केल्विन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, आर की डिफरेंट वैल्यूज अगर उसको वो उन कांस्टेंट्स के पास्कल और क्यूबिक मीटर के तौर पे रखा जाए, या फिर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर और लीटर्स के फॉर्म में रखा जाए। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास यूनिट एक ही है, केल्विन। अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन है ये क्या शो करती है कि अगर हमारे पास 1 मोल हो किसी भी गैस का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। और ये एक अलग से लॉ है, ये अलग से स्टेटमेंट है, और ये अलग से कांस्टेंट समझा जाता है। ठीक है बेटा, अब ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है इस पिक्चर को। हमने एक चीज नोट की है, हमने कहा कि हमारे पास जो है वो प्रेशर, हम लोग ने हमेशा पढ़ा कि अगर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी है कि अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज नहीं करते तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। लेकिन हमने एक डेली लाइफ में देखी है, एक शैम्पेन की बॉटल है, उसको जब हम अगर टॉस करें, उसको शेक करें, और फिर उसका जो वो है जो कैप है उसकी ओपन करें, उसको ओपन किया जाए, तो क्या होता है उसमें से जो लिक्विड है वो बाहर थ्रस्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारे पास है उसका लिक्विड स्प्यू हो जाता है। तो जिसकी इसको हम लोग ये समझते हैं कि शायद शेक करने की वजह से ना उसका जो अंदर लिक्विड का प्रेशर था या जो गैस प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो बाहर थ्रस्ट होने लग गया है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। एक्चुअल इसमें रीजन क्या है कि जब भी एक्चुअल रीजन क्या है, वो कह रहे हैं कि ये जो सारा है वो मिसकंसेप्शन है। इसकी एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही मौजूद होती है हमारे बॉटल के अंदर। क्या होता है, नीचे लिक्विड मौजूद होता है, ऊपर कैप बंद की जाती है, लिक्विड और कैप के दरमियान जो एरिया है उसको फिलअप कर दिया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस भर के, कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट भर के। पैकिंग करने से पहले ये सारा क्या है, बॉटलिंग प्रोसेस के अंदर ही उसमें किया जाता है, जिसमें गैस का जो प्रेशर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर बहुत हाई होता है। अब बॉटल को शेक करने से क्या होता है, अगर हम बगैर शेक किए बॉटल को खोलें तो वो गैस आमतौर पे वो चली जाएगी हवा के अंदर और लिक्विड नहीं फैलेगा। लेकिन बोतल को शेक करने से क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाती है और उसके बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। कि जो बबल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऊपर तक बॉटल की कैप तक फैल जाते हैं, और अंदर प्रेशर आपको पता है पहले ही एटमॉस्फेरिक से प्रेशर से बहुत ज्यादा कम है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वो बॉटल को ओपन करते हैं, तो जैसे ही हम बॉटल को ओपन करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर कम होने की वजह से जो हमारे बबल्स हैं, बबल के अंदर बाहर एक लेयर है गैस वो लिक्विड की, लेकिन अंदर भरी हुई है गैस, जिसको पता है कि जिसका फेनोमेनन क्या है कि जैसे ही उसे लो प्रेशर मिलेगा उसने एक्सपैंड होना है, गैस के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे से दूर दूर जाना है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बबल का साइज इंक्रीज होता है, और बबल का साइज इंक्रीज होने की वजह से जो वो बहुत सारा पानी या जो बहुत सारा लिक्विड होता है वो बाहर की तरफ प्रेशर के, लो प्रेशर की तरफ एक्सपेल हो जाता है जैसे ही शैंपेन को ओपन किया जाता है। ठीक है बेटा, ये इसके पीछे की थोड़ी सी थ्योरी है। अब वो कह रही है कि ये जो आइडियल गैस लॉ है, या जैसे आइडियल गैस इक्वेशन हम कहते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसे एक और तौर पे भी जाहिर किया जा सकता है अगर, तो क्या वो उसका क्या मेथड हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के तौर पे भी शो किया जा सकता है। क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स एन है हमारे पास, ये असल में रेशियो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर की। ठीक है बेटा, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब जो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये एक और कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसीलिए R डिवाइडेड बाय Na को रिप्लेस कर दिया गया है Kb से। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, R की वैल्यू जो भी पीछे फाइंड किया है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इसको सॉल्व आउट करके हमारे पास
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये निकल आएगी। बेटा ये तमाम जो कांस्टेंट है, आर हो गया, एन ए हो गया, के बी, ये तमाम आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर्स पे बिल्ट इन होते हैं। आप इसकी वैल्यूज को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अगर तो फॉर्मूलाज में यूज करने हैं तो ये आप वहां से डायरेक्ट, आई थिंक शिफ्ट 07 प्रेस करना होता है, उसके बाद आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं, पीछे आपके कैलकुलेटर पे बना होता है इन सारी। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो टर्म्स है ना, पी, वी एंड टी, इनको हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। पी, वी एंड टी ही असल में वो वैल्यूज हैं जो वेरी हो रही हैं। एन भी कांस्टेंट है, देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मैस या फिर एवोगाड्रो नंबर, आर, के बी, ये तमाम चीजें जो हैं वो कांस्टेंट है। टी हमारे पास वेरिएबल है। पी, वी एंड टी ये तीन वेरिएबल हैं और इन्हें हम लोग थर्मोडायनामिक वेरिएबल कहते हैं किसी भी आइडियल गैस के। अगर हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट किसी भी पता हो किसी भी गैस की, तो हम इन वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये इसके आगे क्विक क्विज यूं हैं, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपने कितना अच्छा टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है और इसको खुद सॉर्ट आउट करेंगी। हमारे पास एक एग्जांपल है, हीटिंग अ स्प्रे कैन। आपको पता है हमारे पास एक कोई भी एयर स्प्रे हो सकता है, किसी भी तरह का स्प्रे, उसके अंदर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है, 202 किलो पास्कल। ठीक है। उसका वॉल्यूम हमारे पास कंटेनर का ही वॉल्यूम गैस का या स्प्रे के वॉल्यूम के इक्वल होगा, वो किसके इक्वल है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। और टेम्परेचर इनिशियल रूम टेम्परेचर या आमतौर पे जिस टेम्परेचर पे रखा गया वो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं अगर हम इसी बंद स्प्रे को ही टॉस कर दें, उछाल दें या फेंक दें किसी भी ओपन फायर के अंदर, किसी भी आग में, तो वैसे तो ये डेंजरस है, ये आपको करना नहीं है, इसकी वजह से स्प्रे का जो भी है वो फट सकता है और डिजास्टर पैदा हो सकता है। अगर तो हम ऐसा करें इन वो कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, तो क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो गैस का इंक्रीज हो जाएगा और 195 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। पूछ रहे हैं वो कि अंदर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। एज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ कैन का, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह गया है, हमने एग्ज्यूम करना है। तो और हमें टेम्परेचर उन्होंने चेंज बता दिया है कि टेम्परेचर पहले 22 था, बाद में 195 हो गया, पहले प्रेशर ये था, बताएं बाद में प्रेशर क्या हो जाए। इसी आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। टी को इस साइड पे ले गए, इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है क्योंकि हमारे पास गैस जो था कंटेनर बंद है, खुला नहीं है, तो हम कहते हैं एन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये देखें इसकी लेफ्ट साइड जो है वो वेरिएबल्स हैं, जबकि राइट साइड क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि ये वाली टर्म्स यानी तीनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी को कांस्टेंट क्वांटिटी बनाएगी। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया कि हमने इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू किसके कर दिया, फाइनल कंडीशन के। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा, हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम होगा, एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल टेम्परेचर। हमने फाइनल प्रेशर फाइंड करना है तो इस वाली टर्म को इस साइड पे ले आएंगे, सारे की वैल्यूज आपको दी हुई थी, आपके क्वेश्चन में इसको पुट करेंगे तो ये आपका फाइनल प्रेशर आ गया, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस लेवल पे इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, 320 किलो पास्कल हो गया। अब इसमें एक उन्होंने व्हाट इफ में एक और भी कंडीशन बताई हुई है कि अगर हम कंसिडर नहीं करते कि कैन का वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है, यानी कैन का वॉल्यूम भी, क्योंकि कैन भी मे बी स्टील वगैरह से बना हुआ है, स्टील का कैन है, तो उसका क्या हो सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज तो हो सकता है टेम्परेचर पे। अगर हम कंसिडर करते हैं कि वो उसका उसमें भी एक्सपेंशन हुई है, तो आप बताएं कि हमारे प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो जो हमने थर्मल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था डेल वी, उसके थ्रू वैल्यूज पुट की। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू स्टील के लिए अब तो आपको याद हो जानी चाहिए कि 11 इंटू 10 की पावर -6 है। इसके अलावा इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, टेम्परेचर का चेंज हमें दिया हुआ है, हमारे पास मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है 22 से हो गया था 195 पे। तो हम चेंज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर निकाल लेंगे।
इसको सॉल्व आउट करके हमारे पास ये वैल्यू आई। ये किसकी है? डेल वी की वैल्यू है, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू है। तो क्या कर सकते हैं हम इस वाले इक्वेशन में वी आई ओवर वी एफ की वैल्यूज को कैलकुलेट करके सॉर्ट आउट करके कर सकते हैं। तो इतना चेंज आया है हमारे, यानी हमारी वैल्यू जो है वो कितनी परसेंट, इतने परसेंट चेंज हुई है। ठीक है बेटा, यानी 0.04% हमारे पास, 0.0 0.4%, 0.6% हमारे पास चेंज आ सकता है वॉल्यूम में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारा प्रेशर, पहले वैल्यू आ रही थी 320 आई थिंक, तो वैल्यू अब इस चीज को एज्यूम करने से क्या हो जाएगी, 318। ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस लेवल तक हाई प्रेशर है। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमारा हो गया है चैप्टर नंबर 19 एंड आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी तरह से डिनोट करेंगे, नोट करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे। इसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन दिए होते हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपकी नॉलेज को मजीद इंक्रीज करने के लिए दी गए हैं, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। इसके अलावा दी हुई हैं प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट एडिशनल प्रॉब्लम्स को हम मोस्टली स्किप कर देते हैं। 45 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं हर टॉपिक की, सेपरेट सेपरेट करके। तो इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही बेसिक आपकी फिजिक्स की टिप है। जितने अच्छे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में होंगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने ज़्यादा आपके ज़्यादा चांसेस हैं किसी भी फील्ड में या फिजिक्स की फील्ड में ही बहुत ज़्यादा ग्रो करने के। तो इनशाला फ्यूचर में कोशिश करूंगी कि हर चैप्टर के प्रॉब्लम्स को भी के लिए भी वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकूं। अभी के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।